हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। बहुत सारी चीजें हम लोग समझ चुके थे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर के टाइप यानी दर्पण के प्रकार, क्योंकि आप लोगों को पता है दर्पण से ही परावर्तन होता है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं जो दर्पण होता है वो कौन कौन से आप लोगों के टाइप के होते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो सबसे पहले इस क्लास के स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग करेंगे कहां से। ये आई थिंक रिमोट दूसरा आ गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिरर यानी दर्पण से, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, आ जाए। दोस्तों बात करते हैं मिरर। जो दर्पण होता है ना वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, जो हमारे घर पे लगा होता है। जैसे आप लोग सुबह उठ के जाते हो वॉशरूम में, तो वॉशरूम में जो मिरर लगा होता है बिल्कुल प्लेन है ना, बिल्कुल समतल है। जैसे ये बोर्ड आप लोगों का क्या है, बिल्कुल प्लेन है। तो हमारे घर पे भी जो मिरर लगे हैं वो सारे के सारे प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिरर केवल एक टाइप के ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। दोस्तों स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो पहले प्लेन मिरर के बारे में बात समझते हैं। जैसे अगर कोई मिरर की बात करें, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था कि जो मिरर होता है वो ग्लास यानी कांच से ही बनता है। कैसे सर? उसकी एक सरफेस पे अगर आप लोग पॉलिश कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? आप लोगों का मिरर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जब आप लोगों ने पॉलिश नहीं करी थी तो प्रकाश इसमें से आर पार जा रहा था, बट जैसे ही आपने पॉलिश कर दी प्रकाश किरण आएगी टकरा के वापस चली जाएगी, यानी परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा दर्पण के द्वारा होगा, यानी अब ये दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। तो दोस्तों कोई भी दर्पण जो होगा ना उसकी एक साइड क्या होगी? पॉलिश होगी। समझ में आ गया? क्योंकि वो ग्लास से, कांच से बना होता है। तो इस वाली साइड को मैंने बोल दिया पॉलिश्ड सरफेस। इस वाली सरफेस को आपने पॉलिश कर रखा है। और दोस्तों ये जो दूसरी वाली साइड होगी यहीं से तो रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, यानी ये वाला हो जाएगा आप लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है? जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहां से होगा, जो परावर्तन होगा यहां से होगा। इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। बात को क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। देखो अगर कोई मिरर, जैसे आप लोग देख पा रहे हो ये तो बिल्कुल एक प्लेन मिरर है, लेकिन कोई कोई मिरर ऐसा होता है, जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का, जिसकी एक साइड पे पॉलिश करी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको पूरा घुमाओगे 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 तो आप लोगों को एक स्फेयर मिलेगा क्या? गोला मिलेगा क्या? आप ऐसे समझो हमारे पास में कांच का एक स्फेयर है, गोला है, उसके किसी पार्ट से, उसका ये वाला पार्ट आपने काट दिया, तो इस वाले पार्ट को अगर आप लोग मिरर बना रहे हो तो इसको स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण बोलूंगा, क्योंकि जो दर्पण है वो किसी एक गोले का भाग है। जैसे आप लोग मुझे बताइए, मटका जानते हो, घड़ा जिसमें से हम लोग पानी पीते हैं, तो वो क्या एक स्फेरी तो है। तो उसका अगर आप लोग कोई पार्ट काट के तवा बनाते हैं ना, तवा जिस पे रोटी सेकते हैं, तो उस तवा का तो मान लो आप लोग मिरर, और तवा आप लोग देखोगे घड़े का पार्ट होगा, एक स्फेयर का पार्ट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा स्फेयर यानी गोला। समझ में आ गई बात को? ठीक है, समझ में आ गई बात को? तो स्फेरिकल मिरर जो गोलीय दर्पण होते हैं ना, वो आप लोगों के कौन से होते हैं? ऐसे दर्पण, ऐसे मिरर जो किसी स्फेयर से बने। जैसे मान लो कांच का एक स्फेयर है, आपने इसका ये वाला पार्ट कट करके एक मिरर बना रहे हो, तो इस मिरर को मैं स्फेरिकल मिरर बोलूंगा यानी गोलीय दर्पण बोलूंगा। दोस्तों गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो कॉनकेव यानी अवतल, एक होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। इन डायग्राम को छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को नए डायग्राम बनाता हूं जिससे जो आप लोगों के लिए बहुत इजी होंगे। जैसे आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं कि ये एक दर्पण है, ये एक मिरर है, तो कौन सा मिरर होगा? दोस्तों ये होगा आप लोगों का स्फेरिकल यानी गोलीय दर्पण, क्योंकि ये किसी एक स्फेयर का पार्ट है, किसी एक स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, अब आप लोगों को बताया किसी भी मिरर की एक सरफेस क्या होती है? पॉलिश होती है। एक सरफेस क्या होती है? पॉलिश होती है। तो मान लेते हैं इसकी ये वाली सरफेस क्या है? पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड है,
इसका मतलब रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कहां से होगा, इस अंदर वाली सरफेस से होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये मिरर किसी स्फेयर का पार्ट है, तो दोस्तों स्फेयर का, गोले का कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा, कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ अगर केंद्र की तरफ हो, तो ऐसे ही दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, अगर परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर हो, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण किसको बोलोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये कोई एक मिरर है, क्या इसको मैं स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण बोल दूं, बिल्कुल, क्योंकि ये जो आप लोगों का पार्ट है मिरर है ना, वो किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा। देखो उसको घुमाओगे तो एक स्फेयर मिल जाएगा ना, यानी इस मिरर को मैं आप लोग क्या बोलूंगा, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण मैं बोलूंगा। समझ में आ गई बात को, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने, प्लीज ध्यान समझिए, आपने इसके अंदर वाली सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार ये मिरर जब इसको फॉलो करोगे तो एक स्फेयर मिलेगा, उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हिंदी में सेंटर ऑफ, सॉरी इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर और हिंदी में वक्रता केंद्र। आप मुझे बताइए यहां पर रिफ्लेक्शन कहां से होगा, सर इस वाली सरफेस को तो पॉलिश कर दी, तो अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो आर पार तो होगी नहीं, यहीं से वापस टकरा के चली जाएगी, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस वाली सरफेस से होगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और हिंदी में आप लोग इसे क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ इसको बोलेंगे। तो अगर परावर्तक पृष्ठ केंद्र से बाहर की ओर हो तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, लिख लेता हूं, अगर परावर्तक पृष्ठ केंद्र से बाहर की ओर हो, केंद्र से बाहर की ओर हो, समझ में आ गया। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आप लोग इसको क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण आप लोग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा तीनों में। चलिए अब बात आती है कि सर इमेज कैसे बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज बनती है ना। जैसे मान लेते हैं यहां पर आप लोग देखो, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, लड़का हो सकता है, लड़की, मैं, आप, ये इसके सामने कोई फुटबॉल रखोगे या मान लो आपने कोई भी चीज रख रहा है तो उसकी इमेज बनेगी ना। तो मिरर के सामने जब आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी इमेज बनती है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है एक प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण के द्वारा। ये प्लेन ही तो है मिरर, ये मिरर बिल्कुल प्लेन ही तो है, तो इसके द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है बताओ। दोनों में लिख रहा हूं, गिरिराज जी टेंशन मत लो। सर क्लास लेने के बाद भी सेट से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो भाई नहीं बन पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है अनुज कुमार जी, कोई बात नहीं है, अगर एक दो क्वेश्चन नहीं बने तो घबराना नहीं है यार, दो तीन नहीं, हो सकता है आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों इमेज बनती कैसे है, पहले आप लोगों को मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लो ये कोई एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, समझ गए बात को। आप इसके सामने खड़े हो तो आपने देखा होगा आपकी इमेज बनती है मिरर के द्वारा। ठीक है, इमेज कैसे बनती है दोस्तों, किसी भी वस्तु की इमेज कैसे बनेगी, इससे कोई भी प्रकाश किरणें निकालो। भाई जैसे भाई मैं रूम में खड़ा हूं, रूम में लाइट जल रही है, तो मेरे ऊपर कितनी सारी प्रकाश किरणें आ रही होगी ना। तो प्रकाश किरणें मेरे से टकरा के वापस जा भी रही होगी, यानी मेरे द्वारा उनका परावर्तन भी हो रहा होगा, बिल्कुल। तो होता क्या है, इससे दोस्तों कोई प्रकाश की किरणें आ रही होगी ना किसी वस्तु से, तो दर्पण से टकराकर या दर्पण से परावर्तन के बाद में वो किरणें जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। आइए इसको समझते हैं, और टेंशन मत लो, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। मेरी बात को आप लोग समझो। देखो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, कोई घबराने की बात नहीं है, प्लीज प्लीज मेरे पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे, यानी किसी वस्तु से दोस्तों प्रकाश किरणें निकली, जब उसका रिफ्लेक्शन हुआ, जब उसका परावर्तन हुआ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, यानी रिफ्लेक्शन के बाद में जो रे है, परावर्तन के बाद में जो किरणें है, तो जहां पर परावर्तित किरणें यानी रिफ्लेक्टेड रे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दे मीट और अपीयर टू मीट, वहां पर आप लोगों की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सर रिफ्लेक्टिव प्लेन पर सिल्वर की पॉलिश करी जाती है ना, बिल्कुल सिल्वर नाइट्रेट की करी जाती है, आगे सब बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आगे। ठीक है,
दोस्तों अगर परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती है, तो अगर सही में मिल रही है, सही में मिल रही है, तो आप लोग बोलेंगे इमेज कैसी बनी है, रियल यानी वास्तविक। लेकिन सही में नहीं मिल रही, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिल जाएगी, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि यार ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या, आप लोग बोलेंगे हाँ सर देखो ये वाली किरण और ये वाली किरण यहां पर मिल रही है, यानी यहां पर इमेज बनेगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि यार ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी क्या, आप बोल रहे हो कि देखो सर ये तो ऐसे जा रही है, इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। बट जब आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लगेगा क्योंकि अगर इसको पीछे मिलाया जाए तो मिल जाएगी, लेकिन रियल में थोड़ी मिल रही है। तो इस वाली इमेज को आप लोग बोलोगे वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। टेंशन ना ले, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कोई भी प्लेन मिरर समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे आप लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज कैसी होती है। अर्चना दुबे जी, सर मैंने प्रीवियस क्लास नहीं किया था, तो क्या करें अर्चना जी बताओ। आप बिल्कुल रोज क्लास में ऐसे फालतू कमेंट करते रहते हो, सर मैंने पिछली क्लास नहीं करी, तो करो यार, बिना उसके कैसे समझ में आएगा, कर लो उसके बाद में आ जाओ। सर जी मैं पहली बार साइंस क्लास ले रहा हूं, मुझे पीडीएफ से समझ में नहीं आता, तो गलती आपकी है ना। पीडीएफ से बोल कौन रहा है, पीडीएफ से समझो, इधर लाइव में पढ़ो। पीडीएफ करते रहते हो बेवकूफों के जैसे, सिलेक्शन होगा नहीं जीवन में कभी। पीडीएफ 1000 बार बोल दिया दोस्तों, समझो कॉन्सेप्ट, समझ जाओगे अपने आप, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, आप समझो इधर। पीडीएफ बस उसके लिए कि हाँ भाई अगर आप लोगों को प्रिंट निकालना है, आपको अगर लिखना नहीं है, मैं तो बोलता हूं खुद के नोट्स बनाओ ना यार। आ जाओ, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण समझते हैं। जैसे मान लो ये आप लोगों का कोई मिरर है, दर्पण है ना। जैसे भाई दर्पण ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा होता है ना, लेकिन जब आप लोग इस साइड से देखोगे तो आपको केवल ये वाला ये तो नजर आएगा। तो ये मान लेते हैं कोई क्या है, मिरर है। कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। मैंने लिख दिया यहां पर प्लेन मिरर, और हिंदी में मैंने लिख दिया यहां पर समतल दर्पण। ठीक है, आपने क्या करा, आपने इसके सामने किसी वस्तु को रखा, चलो मान लेते हैं वस्तु रख दिया। हो सकता है दोस्तों आप पेन रख दो, हो सकता है आप खुद खड़े हो जाओ, हो सकता है आपने कुछ और चीज रखी हो, कुछ भी। चलो मैं मान लेता हूं मैंने इसके सामने एक पेन रख दिया, ये पेन का टॉप है, इसको मैंने ए नाम दे दिया इस पॉइंट को, और ये जो है ये पेन का बॉटम है, इसको मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं देखूंगा इस पेन की इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज अगर आप लोग चाहते हो इमेज कैसी बनेगी, ये देखने के लिए आप लोग क्या करिए दोस्तों, इससे प्रकाश की किरणें निकालिए। परावर्तन के बाद में यानी रिफ्लेक्शन के बाद में वो जहां पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, आप लोग बोलेंगे इमेज वहां पर बनी है। जैसे मैंने इस पेन के केवल इस ए पॉइंट पे ध्यान रख रहा हूं, इस ए पॉइंट पर मेरे को यह देखना है इस ए पॉइंट की इमेज कहां पर बनेगी। मुझे बाकी से अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, बस पेन के इस ए पॉइंट की इमेज कहां पर बनेगी मुझे ये देखना है। आप लोग क्या करिए, कोई दो प्रकाश की किरणें निकाल दो। पहली प्रकाश की किरण आपने निकाली ऐसे निकाली, ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी गई। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओगे क्या, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी एक क्या करा था, एग्जाम्पल बताया था कि जैसे मान लो ये कोई दर्पण है, ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, बताइए इसका आपतन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन करा था क्या, करा था ना। तो देखो ये आपकी आपतित किरण है, जिस पॉइंट पे टच करी उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, जिसे आप लोग बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है इसे ही आपतन कोण बोलते हैं। तो इनके बीच में कोई एंगल है ही नहीं, तो आप लोग बोलेंगे आपतन कोण का मान कितना है, 0। और जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, यानी परावर्तन कोण का मान भी कितना है, 0। यानी जब प्रकाश की किरण परावर्तित होकर वापस जाएगी ना, वो भी अभिलंब से कोई एंगल नहीं बनाएगी, बिल्कुल ऐसे इसके साथ ही जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे गई तो अभिलंब से कुछ कोण बन जाएगा ना, तो परावर्तन कोण का कुछ मान आ जाएगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जबकि परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री है। तो मैं ये बस बोलना चाह रहा हूं, जब भी किसी दर्पण के परपेंडिकुलर बिल्कुल लंबवत कोई प्रकाश की किरण आएगी ना, तो परावर्तन के बाद में वापस वैसे ही लौट जाएगी। ठीक है, ये नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग। आप नोट डाल के मत लिखो, आप तो बस एक डायग्राम लिख दो, डायग्राम बना लो, इससे समझ जाओगे आप कि अगर कोई, जैसे देखो ये कोई इंसिडेंट रे है, ये कोई इंसिडेंट रे है, इसको मैंने लिख दिया, ये जो आई है ना, ये जो आई है ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण के देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आती है, तो टकरा के वापस उसी रास्ते में चल जाती है, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना,
इसको ब्लैक वाली क्या है आर आर, वो बिल्कुल वो भी परपेंडिकुलर चली जाएगी, बिल्कुल लंबवत चली जाएगी। क्लियर है क्या? तो यहां पर भी आप लोग देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि कोई प्रकाश की किरण है, इससे देखो ध्यान से समझिए, कोई प्रकाश किरण इस ए पॉइंट से, इसको नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट, इससे कोई प्रकाश किरण निकली ऐसे, तो मुझे बताइए परावर्तन होकर कैसे आएगी? सर बिल्कुल ऐसे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे, एक कोई प्रकाश किरण निकाली मैंने ऐसे, तो परावर्तन होके कैसे जाएगी ये? तो दोस्तों जिस पॉइंट पे इसने टच करा उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसको बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। तो दोस्तों आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इसे ही तो आपतन कोण बोलते हैं। मानते हैं आपतन कोण का मान कितना है 40 डिग्री, तो अगर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 40 डिग्री होगा। तो कुछ ऐसे निकलेगी, ऐसे मतलब कुछ ऐसे निकलेगी कि ये एंगल भी 40 ही हो। तो ये वाली आ गई दूसरी आप लोगों की प्रकाश की किरण जो परावर्तित हुई है। क्लियर है क्या? जीए सलवर जी पढ़ लो, अपने घर के लक्षण यहां पर नहीं बताइए कमेंट में ऐसे दूसरे बच्चों को ऐसे गंदे गंदे वर्ड यूज करके, है ना जीए सलवर जी? तो आपको कोई घर पे आके कोई परेशान तो करा नहीं? आप किस लिए आए हो? यहां पर पढ़ने आए हो ना? आपको क्या कराया जा रहा है? यहां पर मस्ती कराई जा रही है क्या? कि नहीं सर मेरे को तो लगा यहां पर पढ़ाई होगी, आप तो यहां पर डांस कर रहे हो। हैं पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई हो रही है ना यहां पर, तो पढ़ो ना यार। अभी यहां से भी ब्लॉक कर दूंगा, जानना कुछ भी नहीं होने वाला, यहां पर दोनों साइड से जाओगे। पढ़ाई वढ़ाई तुमसे होती नहीं, बस बहाने करवा लो, माता पिता को बदनाम कर लो। सर मैंने 600 रुपए दिए हैं सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे वापस दो। अरे तुम जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा, इधर नहीं आया करो तुम्हें, बेवकूफ के जैसे कमेंट में गालियां बकते रहते हो एक दूसरे को। आप मुझे बताइए दोस्तों, ये वाली जो प्रकाश की किरण है और ये वाली प्रकाश की किरण है, कहीं पर मिल रही है क्या? आप बोलेंगे कि नहीं सर नहीं मिल रही है। देखो एक जा रही है इधर, एक जा रही है इधर, सर इनके बीच का तो गैप बढ़ता जा रहा है, ये नहीं मिलेगी। बट आप मुझे बताइए, अगर इस वाली किरण को आप थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दो और इस वाली किरण को पीछे एक्सटेंड कर दो, तो क्या आप लोगों की मिलती हुई प्रतीत होगी? कि देखते हैं सर, तो मैंने इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करा, इसको भी मैंने पीछे की ओर एक्सटेंड करा, तो ये कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है? बिल्कुल। तो जहां पर प्रकाश की किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पर इमेज बनती है। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये जो पॉइंट है ना ए, इसकी इमेज बन गई यहां पर, इसकी इमेज बन गई यहां पर। क्लियर है क्या? क्लियर? सर पूरे पेन की बताओ ना, भी बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो मैं पेन की बॉटम की बात करता हूं, मैं इस बी पॉइंट की बात करता हूं, इसकी इमेज कहां पर बनेगी? तो इससे भी कोई दो प्रकाश किरण निकाल दो दोस्तों। एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे, तो परावर्तित होकर कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, है ना? पहले कैसे निकाली थी? एक प्रकाश किरण निकाली मैंने ऐसे, तो परावर्तित होकर वापस ऐसे लौट जाएगी। एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे, जब इसका परावर्तन होगा कुछ ये ऐसे जाएगी। दोस्तों ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या? सर नहीं मिल रही, इनके बीच का तो गैप बढ़ता जा रहा है। बट इसको आप पीछे एक्सटेंड करो, इसको पीछे एक्सटेंड करो तो मिलती प्रतीत होगी क्या? इसको पीछे एक्सटेंड करो और इसको पीछे एक्सटेंड करो तो मिलती प्रतीत होगी क्या? यस। तो इस बी पॉइंट की इमेज कहां पर बनेगी? यहां पर बन जाएगी बी। क्लियर है क्या? तो दोस्तों ऐसे मुझे बताइए, इस पेन पे कितने पॉइंट है? ए बी सी, हजारों करोड़ों पॉइंट होंगे। तो सब पॉइंट की इमेज देखोगे ना, जैसे ए की यहां पर बन गई, बी की यहां पर, जैसे मान लो यहां पर कोई पॉइंट था सी, तो उसकी यहां पर बन जाएगी। मान लो यहां पर डी था, उसकी यहां पर बन जाएगी ई। मतलब पूरी की पूरी इमेज आप लोगों की ऐसी बन जाएगी। क्लियर है क्या? तो ऐसे बनती है इमेज प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में। दोस्तों इस पेन के हर पॉइंट की इमेज कैसी बनी है? चलो इन दो पॉइंट की बात बताओ, ए की और बी की। क्या जो इमेज बनी है वो रियल बनी है, वर्चुअल बनी है, वास्तविक बनी है, आभासी? सर आभासी। हमको ऐसा आभास हो रहा था कि अगर मैं इसको पीछे मिलाऊं ना, पीछे बढ़ाऊं ना, तो मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इमेज कैसी बनी है? आभासी बनी है, वर्चुअल बनी है। आ जाइए, तो जो इमेज बनी आपके मिरर के द्वारा, उसके बारे में आप लोगों का क्या क्या कहना है? चलो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेन मिरर समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे सर वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट बताइए, दूसरा क्या कहना चाहोगे आप? आप बोलोगे कि सर देखो इस पेन का जितना साइज था, इस वस्तु का जितना हाइट था, उतना ही हाइट आप लोग देखोगे किसका है? इमेज का। तो आप लोग बोलोगे सर जो इमेज बनेगी ना वो सेम साइज की बनेगी, ना छोटी ना बड़ी। कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। देखो ये जो आप लोगों की वस्तु थी, इसका टॉप क्या था? ये था। बॉटम क्या था? ये था। तो जो इमेज बनी है वो सीधी ही बनी है क्या? जैसे ए पॉइंट ऊपर ही है ना,
बी पॉइंट नीचे ही तो, ऐसा उल्टा तो नहीं हो गया। तो आप लोग क्या बोलोगे, इमेज कैसी बनी है सर, इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है। इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट यानी सीधी बनी है। समझ में आ गई बात को। चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, ये था आपका दर्पण। दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर है, मान लेते हैं ये जो वस्तु है वो दर्पण से मान लेता हूं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप लोग अगर यहां पर देख रहे हो ना, तो ये जो दर्पण से ये जो इमेज है ये भी सेम दूरी पर बनेगा। कितने पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ठीक है। और ये रूल भी होता है, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि दर्पण से यानी इमेज मिरर से, दर्पण से वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर समान होगी, समान होगी। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे चले, चलो आ जाओ। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये मैंने प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा गोलीय दर्पण में ये पोल क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है ना। तो काफी अच्छा आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ आप लोगों को नोट लिखवा देता हूं। नोट लिख दोगे क्या, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ मैं नोट आप लोगों को लिखवा रहा हूं। सर कैसे है, कैसे नोट है बताइए, आ जाइए आप लोग समझिए। दोस्तों आप मुझे बताओ, जैसे मान लो ये कोई एक दर्पण है, मिरर है, ठीक है। प्लीज ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये कोई मिरर है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है। प्लीज ध्यान से आप लोग समझना, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ये क्या थी, आपतित किरण थी। दोस्तों जिस पॉइंट पे टच करते हो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हो उसे तो आप लोग नॉर्मल यानी अभिलंब बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो प्रकाश किरण आई, टकरा के क्या हो गई, वापिस चली गई। तो ये क्या है, परावर्तित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, ठीक है। समझ में आ गई बात को, ठीक है। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे क्या, बिल्कुल छोटी सी। मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे मान लो ये एंगल कितना था, 30 डिग्री था, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। आप लोगों को पता है परावर्तन के नियम से, ठीक है। अब मैंने क्या करा दोस्तों, ये जो मिरर था ना, दर्पण था, उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। जैसे दर्पण जो था उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। मान लो आपने दर्पण थोड़ा सा ऐसा कर दिया, दर्पण क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, कुछ रोटेट कर दिया। हो सकता है 20 डिग्री, हो सकता है 30 डिग्री। तो थीटा एंगल से आपने क्या कर दिया, उसे रोटेट कर दिया। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को, आ गई बात समझ में। दोस्तों प्रकाश की किरण ऐसे ही थी, आपतित किरण यही थी, पहले परावर्तित किरण ये थी। लेकिन जब आप इसको मोड़ दोगे, मेरा क्वेश्चन ये है, परावर्तित किरण कितने कोण से मुड़ेगी, आपतित किरण वहीं से आ रही है, वहीं से आ रही है। तो आप लोगों को लगेगा कि अगर सर आप इसको थीटा से रोटेट कर दोगे ना, तो ये भी थीटा से और रोटेट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये आप लोगों की 2 थीटा से रोटेट होती है। तो बस ये आप लोग ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा, यानी अगर किसी समतल दर्पण को आप लोग थीटा कोण से घुमाओगे तो जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा के कोण से घूम जाएगी। नोट है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो दोस्तों दूसरा नोट मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे जब आप लोग दर्पण के पास में आते हो तो आपकी इमेज भी पास में आती है, और पास में आओगे तो आपकी इमेज भी और पास में आएगी। अगर दर्पण से दूर जाओगे तो आपकी इमेज भी मिरर से क्या जाएगी, दूर जाएगी, ठीक है, ठीक है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप लोग सुबह वॉशरूम में जाते हो, आप उसके सामने मान लो मुंह दे रहे हो, तो आपकी पूरी इमेज बन जाती है कि जैसे बॉडी आपकी इतनी बड़ी, उसकी इमेज पूरी बन जाती है कि नहीं सर, यहां तक ही आता है, 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 ऐसा कुछ मान लो सर। डिपेंड करता है आपका इमेज का साइज कितना, वो मिरर का साइज कितना है। हो सकता है किसी मिरर में तो यहां तक ही आए, किसी में यहां तक आ जाए, किसी में यहां तक। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं यार, जो मिरर है ना उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे मेरी पूरी इमेज बन जाए, पूरा प्रतिबिंब बन जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप 6 फीट के, मान लेते हैं आप लोग कितने हैं, 6 फीट के, आप मान लेता हूं मैं 6 फीट के हो, तो जो मिरर होगा ना वो एटलीस्ट 3 फीट का होना चाहिए जिससे आपकी पूरी की पूरी इमेज बन जाए। अगर आप 8 फीट के हैं तो जो दर्पण है वो एटलीस्ट 4 फुट का होना चाहिए जिससे पूरी की पूरी इमेज आपकी बन जाए।
4 से ज्यादा है 5, 6, 7, 8 तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो बनेगी। लेकिन 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 अगर आप 6 फुट के हो तो मिनिमम 3 फुट का होना ही चाहिए। अगर 3 फुट से कम का आपने मिरर लिया तो आप लोग पास में खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो जाओ, कितने भी दूर खड़े हो जाओ, कभी भी आपकी पूरी इमेज नहीं आ सकती। ये याद रह जाएगा ये पॉइंट आप लोगों को। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज। जैसे आप लोगों को पता है, जब आप लोग किसी मिरर के सामने खड़े हो तो जैसे इस मिरर के सामने ये लड़का खड़ा है तो उसकी एक इमेज बन रही है ना। जैसे भाई आप सुबह जब वॉशरूम में जाते हो तो ये दर्पण के सामने जब आप लोग खड़े होते हो आपकी कितनी इमेज बनती है? एक इमेज बनती है। लेकिन दोस्तों कभी नोट करना, जैसे मान लो कोई 2 मिरर है, एक ऐसे जो किसी एंगल पे मान लो 20 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री, तो आप लोग जब उसके बीच में जाके खड़े होंगे ना तो आप लोग देखेंगे आपकी इमेज एक नहीं बनेगी। हो सकता है 2 बन जाए, हो सकता है 3 बन जाए। वो किस पे डिपेंड करेगी दोस्तों? ये एंगल कितना है बीच का, 30 है, 60 है, 70 है। समझ रहे हो बात को? अरे समझे ही नहीं समझे? मतलब सिर्फ हाफ होना चाहिए। बिल्कुल अर्चना जी, मिनिमम हाफ होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग यही देखने वाले हैं कि किसी वस्तु को अगर आप लोग 2 दर्पण जो किसी कोण पर, हो सकता है 60, हो सकता है 70 या हो सकता है 80, उसके बीच में रखो तो उसकी इमेज कितनी बनती है, कैसे निकाले? जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो इस कैंडल की कितनी इमेज बन रही है? 1, 2, 3 बन रही है। तो कैसे आप लोगों को निकालना है, आइए वही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत इजी बात बताऊं। आ जाओ, देखो एक सेकंड को, यहां पर कुछ लिखावट नहीं है ना? हाँ आ जाओ, देखो समझो मेरी बात को। आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है 360 बट्टे थीटा का मान। अगर 360 बट्टे थीटा का मान एक ऑड नंबर है, अगर एक विषम संख्या है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी, जो प्रतिबिंब की संख्या होगी, वो कैसे निकाल सकते हो? 360 में भाग लगा दो। मतलब यही आपकी क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंब की संख्या बन जाएगी। अगर दोस्तों 360 बट्टे थीटा का मान एक इवन नंबर यानी एक विषम संख्या आती है, अरे मैं सॉरी, इवन नंबर यानी एक सम संख्या आती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए आपको क्या करना है? 360 बट्टे थीटा में से 1 माइनस करना है। तो देखो 360 बट्टे थीटा क्या आ रहा था? एक इवन नंबर आ रहा था, एक सम संख्या आ रहा था। इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो वापस एक ऑड नंबर आ जाएगा, विषम संख्या। यानी कहने का मतलब यह है प्रतिबिंब की समेशन, प्रतिबिंब की जो संख्या होगी ना, प्रतिबिंब की संख्या वो हमेशा ऑड होगी, हमेशा ऑड होगी। आइए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, हमेशा ऑड होगी। चलो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, टेंशन मत लो, सॉल्व करके बताइए। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन कि भाई 2 दर्पण है, ये पहला दर्पण है, ये कोई दूसरा दर्पण है, इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, आपने किसी वस्तु को रख दिया, बताइए नंबर ऑफ इमेजेस बताओ दोस्तों कितनी बनेंगे, प्रतिबिंब कितने बनेंगे किसी वस्तु को अगर आप लोग 2 ऐसे दर्पण के बीच में लग रहे हो जिनके बीच में 90 डिग्री का है। अभी 11 12 का नहीं है गौरव पटेल जी, 11 12 का भी लेकर आएंगे जल्दी से। बताइए, दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिया कि कोई 2 दर्पण है जिनके बीच में एंगल कितना है? 72 डिग्री है। अगर आप लोग किसी वस्तु को रख दोगे इनके बीच में तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, ये आप लोगों को बताना है। बताओ बताओ जल्दी से, आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? 360 बट्टे थीटा निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? 360 बट्टे थीटा निकालना है। थीटा का मान कितना है? यहां पर 90 है, तो 360 में भाग लगा दी 90 का, 0 से 0 कटा, 36 बट्टे 9 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो 4 क्या है? एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो जब भी 360 बट्टे थीटा का मान एक इवन नंबर आए तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए आप लोगों को क्या करना है? 360 बट्टे थीटा में से 1 माइनस कर देना है। तो 360 बट्टे थीटा का मान 4 आया था, 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है क्या? चलो मैं इधर निकालता हूं। तो सबसे पहला काम है 360 बट्टे थीटा निकालो। थीटा कितना दिया हुआ है? 72। तो उसको सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे भैया? गणित बहुत कमजोर है। 360 को मैंने 36 × 10 लिख दिया, ये आ गया 72।
तो 36 ने काटा 72 को 2 बार में, 10/2 आ गया 5। अब 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो अगर 360/θ का मान एक विषम संख्या आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस आप लोगों का वो ही बन जाता है, कितना, 5 आपका आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, बताओ दोस्तों, चले आगे, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, कुछ और पॉइंट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और एक होता है कॉन्वेक्स जिसे आप लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कहां पर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगी, वक्रता केंद्र की तरफ होगी। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में मैंने आपको क्या बताया कि ये तो आप लोगों की क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कहां पर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर की ओर होगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब एक एक मिरर के बारे में समझते हैं। इस कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मेन डिफरेंस क्या है। आइए दोस्तों मैं आप लोगों को मेन डिफरेंस बताता हूं और आप लोगों को ध्यान रखना है क्या। देखो देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है दोस्तों, जब इस पे प्रकाश किरणें आती ना तो ये क्या करता है, सबको कन्वर्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हो। जबकि जो कॉन्वेक्स है, उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, जैसे प्रकाश किरणें आ रही थी इसको डाइवर्ज कर दिया, प्रकाश किरणें आ रही थी ऐसे डाइवर्ज कर दिया, ये ऐसे फैला रहा है, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। चले आगे आ जाओ। अब दोस्तों कुछ टर्म्स में बता देता हूं जो आप लोगों को कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में यूज होती है, जैसे फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है। आइए एक एक चीज करके बताता हूं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। दोस्तों ये आप लोगों का कौन सा मिरर है, बताओ मुझे। ये वाला देखो, देखो इसकी बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर रखी है, यानी जो रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, वो अंदर वाली सरफेस से होगा। तो अगर परावर्तक पृष्ठ सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र की तरफ है ना, तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक अवतल दर्पण है, नीचे लिख भी रखा है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। दोस्तों ये दर्पण को जब आप लोग फॉलो करोगे तो एक स्फीयर मिल जाएगा क्या, या आप लोग ऐसे समझो जैसे मान लो ये आपका मिरर जो है इसका एक कर्व ही तो है, अरे मान लो ये एक प्रकार का कर्व ही तो है, तो जब इसको फॉलो करोगे तो स्फीयर मिल जाएगा ना, स्फीयर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो कर्व है वो इस स्फीयर का भाग है, ठीक है, और उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो दोस्तों इस वाले सेंटर को मैं क्या बोल सकता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो ये होगा वक्रता केंद्र। सेम चीज यहां पर भी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण है ना, ये जो मिरर है इसको अगर आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो एक आप लोगों को स्फीयर मिल जाएगा, उसका जो सेंटर होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। बहुत आसान था, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। दोस्तों कोई सा भी दर्पण हो, चाहे आप लोग, मैं इधर कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण बना देता हूं और इधर मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। दोस्तों इस मिरर को आप लोग फॉलो करोगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। इसको भी आप लोग फॉलो करोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो इस स्फीयर का ये दर्पण क्या है, एक भाग है। तो दोस्तों इसके कोई ना कोई रेडियस भी तो होगी ना, तो इसे ही आप लोग क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। इसे ही आप लोग क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। सर जो बोला हाफ हो रहा है कैसे बन रहा है, थोड़ा बता दीजिए। हाफ कौन सा बता रहे हो सयन जी, हाफ कौन सा, वो आपको ध्यान रखना सीधा। अगर आप उसकी बात कर रहे हो कि दर्पण की हाइट एटलीस्ट हाफ होनी चाहिए, 12वीं क्लास में डेरिवेशन उसको पढ़ना नहीं है, बस थ्योरेटिकली आप लोग याद रखो, ठीक है। चलिए आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं पोल यानी ध्रुव क्या होता है। दोस्तों कोई सा भी दर्पण ले लो, कॉनकेव यानी अवतल या कॉन्वेक्स। दोस्तों ये हो गया कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, इसे ही क्या बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव बोलते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स यानी उत्तल, तो ये हो गया दर्पण, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव। यानी ध्रुव क्या है, दर्पण के मध्य बिंदु को ही आप लोग क्या बोलते हैं। देखो इट इज द सेंटर ऑफ, इसको सेंटर मत बोलो, इसको मिड पॉइंट बोलो ना, आप सेंटर ये ना समझ लो, इट इज मिड पॉइंट ऑफ, है ना, मिड पॉइंट बोल लो उसको, वरना आप गलत समझ लोगे। यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है,
क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु है। क्लियर, चलो आ जाओ आगे हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष क्या होता है। आ जाओ दोस्तों, ये रहा कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण और ये रहा आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया, ये दर्पण है, इसके मिड पॉइंट को आप लोग बोलेंगे पोल यानी ध्रुव। ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है क्या। सेम अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो ये जो दर्पण है इसके मध्य बिंदु को आपने बोल दिया पोल। ये जो स्फीयर है इसका ये आपने सेंटर ले लिया, जिसे आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र बोल रहे हो। दोस्तों एक ऐसी लाइन जो वक्रता केंद्र और पोल को मिलाए, इस लाइन को आप लोग क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस, और हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे, इसको मुख्य अक्ष बोलोगे। समझ में आ गई। सेम आप लोग यहां पर भी देखो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज रेखा जो इन दोनों को मिला रही है, इसे आप लोग बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। हाफ क्यों चाहिए दोस्तों, डेरिवेशन से निकलते हैं, 12वीं क्लास में दे रखा है, आप लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आप लोग को ध्यान रखना है थ्योरेटिकल। ठीक है सायन रॉय जी, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर फोकस क्या होता है। फोकस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फोकस आपका भी कहीं ना कहीं फोकस है ना, तो देखो यहां पर देखो, इस फोकस का मतलब क्या है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में फोकस किसको बोलोगे, ये आपका कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट को पोल बोल दोगे। मान लो कहीं यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को आपने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। दोस्तों जब भी कोई प्रकाश किरणें प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस देखो इसके समांतर आ रही है, ये वाली किरण जो है, ये वाली किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो दोस्तों ये जो कॉनकेव मिरर होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, तो इनको भी कन्वर्ट्स करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ट्स करेगा ना, अच्छा इसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा आगे कहीं पर होगा, ऐसे समझो। ठीक है, देखो वापस समझो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, इसके समांतर जो भी प्रकाश किरणें आएगी ना, तो कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में किसको बोलोगे, तो देखो क्या हो रहा है, ये आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण है, ये आपकी क्या आई दोस्तों, प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर ये प्रकाश किरणें आई। तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, तो ये डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज हो गया। तो दोस्तों अगर इसको और इसको आप लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करो, तो पॉइंट में मिलता हुआ नजर आएगा, इसे ही आप लोग बोलेंगे फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में फोकस किसको बोलोगे, जब लाइट रे मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो दोस्तों डाइवर्ज होती है ना, तो जब आप इनको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी, उसी ही पॉइंट को आप लोग क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। क्लियर, आ जाओ। नेक्स्ट बात आती है फोकल लेंथ क्या होती है। दोस्तों कोई भी दूरी किसी भी दर्पण में जब आप लोग मेजर करोगे, वो कहां से करोगे, पोल से करते हो। कहां से, पोल से करते हो। जैसे यहां पर आप लोग देखो, ये कॉनकेव मिरर है अवतल दर्पण, ये इसका मान लेते हैं फोकस है, तो पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही आप लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ में आ गई बात को। चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों में ही क्या है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को आप लोग बोलोगे फोकल लेंथ। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी हमेशा। सर कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में, सब में, कॉन्वेक्स में भी, उत्तल में भी और अवतल में भी। ठीक है, हमेशा होगा ये ना, ये हमेशा होगा। तो दोस्तों आज के लिए क्लास यहां पर रखते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। कल आपका पूरा हो जाएगा ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव, ये सॉरी पूरा का पूरा परावर्तन पूरा हो जाएगा। कल हम लोग मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र भी पढ़ लेंगे, तो सब कुछ कंप्लीट ये हो जाएगा। तो आज मैंने जितना पढ़ाया उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय, और मस्त रहा करो, कोई टेंशन मतलब मैं हूं, बस पढ़ लो आप तो पूरी साइंस आपके दिमाग में उतर जाएगी, आपको कहीं पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय।